तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित। हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार से मैथ बाय अनुराग दीक्षित में, और उम्मीद ये कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम खत्म होने के बाद अब बारी ये है कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, चाहे उसमें आरपीएफ शामिल हो, चाहे उसमें एनटीपीसी शामिल हो, चाहे उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 शामिल हो, या आरआरबी जेई शामिल हो, या एलपी का सीबीटी 2 शामिल हो, सब में मैथ 101% आनी है। तो ये एक आपके लिए मैं एक ऐसी क्लास, एक ऐसा वीडियो जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और 20 क्वेश्चन में 20 ट्रिक्स होंगी। और कोशिश ये रहेगी कि इन 20 क्वेश्चन और 20 ट्रिक्स को मैं 20 मिनट में ही समाप्त करूं, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जितने भी एग्जाम है आपके, जो टेक्नीशियन का है, आरपीएफ एसआई का है, कांस्टेबल का है, और साथ ही साथ अभी जो लगा हुआ एग्जाम है किसका, आरआरबी जेई का, जो दिसंबर में प्रस्तावित है, उसमें आप एग्जाम में ये वाली मेरी सीरीज जो है इसको जरूर फॉलो कर लेना। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आप वहां जाकर अभी ये पछतावा नहीं करेंगे कि क्या हुआ। देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ना बहुत ज्यादा लो किया जाएगा, ना बहुत ज्यादा हार्ड किया जाएगा, मॉडरेट लेवल पर है। तो वो बच्चों ने बताया मेरे पास, मेरे क्योंकि अब मैं अपने पहले वाले प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा विरक्त हूं, तो मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चों के कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के पास मेरे कांटेक्ट है, उसमें से 3 से 5 बच्चे ऐसे थे, जिसमें 2 के नाम मुझे कृष्णा और मृत्युंजय याद है। 20 में से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ मैथ में ये करके आए हैं। और आखिरी के जो वीडियो मैंने डाले थे उनका इन्होंने यूज किया, उनको देखा जाना, तो उसका भी बहुत फायदा हुआ। तो चलिए फिलहाल अब बिना किसी देर लपेट के हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं। आप भी जब अगला एग्जाम देंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि सर कह रहे थे सही। स्ट्रेटेजी के लिए, कट ऑफ के लिए, दुनिया भर की चीजों के लिए आप दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां उनको देख सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे रहेगा। जब मुझे ये जरूरी लगेगा कि कहीं पर इसकी जरूरत है, तब मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा। पहला प्रश्न भाई, ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख जरूर रहा होगा। इसमें क्या होता है, इसका पॉइंटर खो जाता है यार। खैर, अब इसका पॉइंटर मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। कहता है किसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए है, तो प्राप्त मूलधन आपको ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। देखिए, ऐसे में करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और आपको ये पता है कि 10% प्रति वर्ष की दर से इसमें ब्याज मिलेगा, तो पहले साल तो 10% मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल 10% तो मिलेगा, इसका भी 10% यानी एक और मिलेगा, यानी दूसरे साल मिलने वाला जो ब्याज होगा ना, वो 11% होगा। मतलब आपको ये सीधे सीधे पता चल गया कि 11% की जो वैल्यू है ना, वो आपके पास 154 है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। 100% का वैल्यू आपको निकालना है। 11 से जब मेरे प्यारे दोस्त आप इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बार डिवाइड हो जाएगा, और 100% की वैल्यू आपके पास 1400 आ जाएगी। मूलधन जो पूछा गया था वो 1400 रुपए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला सवाल ये देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है ना, ऐसा प्रश्न जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं तो इसमें समय लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि समय नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा फोकस करना मेरे साथ, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं उसको देखो। देखो, जैसे ये वृत्त है, समझना ध्यान से। इस पर ये इसकी जिस पॉइंट से इसकी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाती है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, और ये केंद्र से इसको हमने मिला दिया। पहले एक बार समझ लीजिएगा। अच्छा, अब जब ये अगर ये केंद्र है मान लीजिए वो, तो केंद्र से स्पर्शी की जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। यहां पर ये जो बिंदु दिया है, इस बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये 2,3 बिंदु है, और मैं मान लेता हूं ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये टी है। ये एटी जो स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीबीटी 2 में भी, जेई में भी, एनटीपीसी में भी, ठीक। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। अब ये रेखा की जो लंबाई है, ये वाली रेखा एटी जो रेखा है, इस रेखा की लंबाई आपको निकालनी है। तरीका क्या है, सरल, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अमूमन क्या होता है, वृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। याद रखना, कभी भी जैसे हमारे पास ये वृत्त का एक समीकरण दिया है ना, तो जब ये वृत्त का समीकरण दिया है और इसमें अगर x का गुणांक, सिर्फ x, एक्स स्क्वायर नहीं कह रहा हूं, x का गुणांक और y का गुणांक अगर नहीं दिया है, या x या y वाले टर्म नहीं दिए हैं,
तो केंद्र के निर्देशांक आप बिना किसी हड़बड़ाहट के, जब वो दिए ही नहीं है एक्स और वाई, तो 0 0 रख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, बात खत्म हो गई। ये होगा केंद्र के निर्देशांक। कैसे, मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं कि अगर आपके पास वृत्त के समीकरण में, ये जो वृत्त का समीकरण दिया है, इसमें अगर x और y के टर्म नहीं दिए हैं, तो आप केंद्र के निर्देशांक क्या रख देंगे, 0, 0, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के। इसमें आपको कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म दिया होता है यहां पर, ये जो कांस्टेंट टर्म दिया है 4, इसकी तुलना आप हमेशा आर स्क्वायर से कर लें। कांस्टेंट टर्म की तुलना आर स्क्वायर से करेंगे तो यहां पर आर आपके पास +2 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा। चूंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये दूरी हमारे पास यहां से यहां तक की, ये जो दूरी है, जो त्रिज्या है इसकी आर, ये हमारे पास +2 आ जाएगी। सवाल को एक लाइन में करना सिखा रहा हूं, लेकिन उसके लिए जो बेस है ना, वो समझ लीजिए। सवाल आप एक लाइन में कर लेंगे, ना किसी फॉर्मूला कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे प्यारे भाई, अब जब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, अगर अच्छा ये कर्ण वाली जो दूरी है ना, ओ से ए तक की ये जो दूरी है, ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर उनके निर्देशांक दिए हो तो निकालना आसान होता है। जैसे 2 में से 0 घटाएंगे, स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे, स्क्वायर आएगा तो 9 होगा, इसका वर्गमूल। यानी ये दूरी आपके पास √13 आ गई। अब आपके पास आधार दिया है, आपके पास कर्ण आ चुका है, लंब निकालना है। तो √13 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, √13 का स्क्वायर 13 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास ए से टी तक की दूरी आ जाएगी। ए से टी तक की दूरी ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 9। और 9 का वर्गमूल जब आप लेते हैं तो +3 भी आता है, -3 भी आता है। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये दूरी माइनस में आएगी, तो दूरी कभी चूंकि माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए इसको प्लस में लेंगे। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। मतलब इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी। अब मुझे लगता है कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ऐसा ही सवाल तुरंत आपके सामने ले लेता हूं, खट्ट से करते हैं, ठीक है। देखो, ये 2,8 से जो भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का समीकरण दिया है, यहां पर दूरी निकालनी है। अब दोनों में फर्क समझिए। इस सवाल में जो वृत्त का समीकरण हमारे पास दिया था, इसमें x और y के गुणांक या उसके पद नहीं थे, यहां पर हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में भी करना सब कुछ सेम है। देखिए, मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं, करना सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं होगा। ये वृत्त हो गया, यहां से इसकी स्पर्श रेखा ले रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से स्पर्श रेखा के इस बिंदु को हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। इसको ऐसे यहां से मिला देंगे। ये जो पॉइंट है 2,8 है सवाल के हिसाब से। अब बात ये आई, सर केंद्र वाला पॉइंट क्या लेंगे, समझना। x के गुणांक का आधा कर दीजिए, 2 हो जाएगा। y के गुणांक का आधा कर दीजिए, -5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब माइनस का ही गुणा और करना है। इसमें माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी ये जो केंद्र के निर्देशांक आएंगे, क्या आएंगे, -2, +5। तो जब कभी भी x और y के गुणांक दिए हो, तो उनके गुणांक का आधा करके नेगेटिव करते हैं। फिर से बोलूं, गुणांक का आधा करके नेगेटिव करते हैं, काम खत्म। जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, क्या है कांस्टेंट टर्म, तो बोले सर यहां तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 20 दिया हुआ है। अरे भाई, पॉइंटर कहां चला जाता है, ये 20 दिया हुआ है। तो इसकी तुलना हमको किससे करनी है, 20 की तुलना हमें करनी है आर स्क्वायर से। बात खत्म। आर स्क्वायर का मान 20 है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 2√5। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी 2√5। इनके बीच की अगर हम दूरी निकालते हैं तो 2 से 2 का काम 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5, 8 का अंतर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लेंगे, 16, 9, 25, यानी कि 5 ही आ जाएगा। अब हमको सिर्फ ये दूरी निकालनी रह गई, जब हमको आधार भी पता है और हमको कर्ण भी पता है। तो 5 के स्क्वायर में से 2√5 के स्क्वायर को हटाकर काम बनाना है। कोई दिक्कत हो रही हो किसी को तो बताओ। अब कई बार यही होता है कि जैसे यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कई बार ये होता है, जैसे यहां पर मैं भी एक पॉइंट भूल गया था, ठीक है। कई बार ये होता है कि आप जल्दबाजी में जब इसके कांस्टेंट टर्म दिए होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको 20 को ले लेते हैं आर स्क्वायर के बराबर। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आर बराबर होता है रूट ऑफ जो आपके पास जी और एफ आया है। जैसे ये आपका जी वाला हिस्सा, ये आपके पास एफ वाला हिस्सा है, इनका स्क्वायर कर लीजिए। जी का स्क्वायर क्या होगा, 4, -2 का स्क्वायर 4,
+5 का स्क्वायर 25, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म दिया है 20, उसको घटाएंगे तो 25 4 29 में से 20 जाएगा, 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो r बराबर आपके पास बच्चों 3 आएगा। यानी अब ये जो त्रिज्या आई है ना, ये आएगी 3। ये समझना बेहद जरूरी था। आर निकालने का तरीका क्या होता है? आर निकालने का तरीका ये होता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। कई जगह इसको एच या के से भी प्रदर्शित किया जाता है, केंद्र के निर्देश एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी लिखा होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। जी लिखा हो, एफ लिखा हो, या फिर उसकी जगह अगर एच और के लिखा हो तो एक ही बात है, ये केंद्र को प्रदर्शित करने वाले निर्देशांक ही होते हैं। ठीक, बात समझना। अब जब ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो निश्चित तौर पर अगर ये 90 डिग्री है तो एक 3 है, एक 5 है, तो ये 4 हो जाएगी। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इन दोनों सवालों में, इसमें और इसमें, दोनों सवालों में मैंने आपको समय देके बात इसलिए समझाई कि यहां पर अगर कोई समस्या कभी होती है तो वो डिस्टर्बेंस आपके पास ना आए। मैं अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। कहता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं, यानी अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें इसमें देखना है। समस्या क्या है? यहां पर जो त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं ना, वो त्रिभुज के निर्देशांक आपको वेरिएबल में दिए, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि वेरिएबल में दे दिए तो क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर वेरिएबल में भी दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, पॉइंटर कहां है? ये है। मैं ए को मान लेता हूं 1, थोड़ी देर के लिए बात ध्यान से सुनना। 1 मान लिया मैंने ए को, बी को मैंने मान लिया +3, ठीक, और सी को मैंने मान लिया +2 मान लीजिए। तो पहला वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा? पहले वाला निर्देशांक होगा 1, 3 + 2 5, करेक्ट। दूसरा वाला निर्देशांक क्या होगा? a, b माइनस सी था, a b में से c घटाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तीसरा वाला निर्देशांक क्या होगा? -1, और c हमारे पास क्या था? +2 था, तो -1, +2 हो जाएगा तीसरा निर्देशांक। मतलब अब ये हमारे पास निर्देशांक आ गए जो हमारे वेरिएबल से हटकर हो गए, वेरिएबल हमने मान लिया है। ए बी सी, इसमें करना क्या होता है? किसी एक को तो हमको 0 बनाना है, तो एक को 0 बनाने के लिए जैसे -1, -5 इसमें कर देते हैं। तो जो आपने एक में किया है -1, -5 को अगर एक में आप जोड़ना है तो तीनों में आपको ये जोड़ना होगा, ठीक है। ये -1, -5, इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो गया। अब -1 + 1 ये तो 0 दे देगा इसका x वाला, और यहां क्या देगा? माइनस का 4 देगा, करेक्ट है। ये क्या दे देगा भाई? -1 तो -2 हो जाएगा, और यहां पर +2 और -5 यानी कि -3 दे देगा, करेक्ट है। आप बोलोगे हाँ। हमारे पास फाइनली ये दो निर्देशांक बचे। अब इसमें क्या करना होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको जरा एक बार समझ लीजिए, बड़ा मस्त तरीका है। बाहर की बाउंड्री का बाहर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर की बाउंड्री का अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -3 का गुणा 0 में करने पर तो 0 ही आएगा ना, फिर बीच में लगेगा माइनस। इसके बाद -4 का गुणा जब आप -2 में करेंगे तो +8 हो जाएगा, और बटे में आपके पास 2 रहेगा। ये ध्यान रखना, बटे में क्या रहेगा? 2 रहेगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। -8/2 का मतलब -4। अब चूंकि याद रखना क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको प्लस में लेंगे, यानी क्षेत्रफल हमारे पास क्या आना चाहिए? +4। अब बात यह है सर +4 तो कहीं नहीं दिख रहा है। भैया दिखेगा, आप ए बी और सी की ये वैल्यू ऑप्शन में डालिए, और जो ऑप्शन आपको +4 दे दे वही आपका आंसर है। चलिए डालते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास ए की है, ये वैल्यू हमारे पास बी की है, ये सी की है। तो 2bc से क्या ये मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। 2ac से मिलेगा, तो आप बोलोगे 2ac से मिल सकता है सर, ये आपका एक आंसर हो सकता है कि 2ac से हमें 4 मिल रहा है। भाई 2a और इंटू सी का गुणा 2 करोगे, 2 पहले से ही बार है, तो ये 4 दे सकता है। इससे मिलेगा 4? नहीं मिल सकता। क्या इससे 4 मिलने की संभावनाएं हैं? सी का मान हो गया हमारे पास मान लीजिए 2, और a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा? a माइनस बी का मान हो जाएगा -2, तो -2 ये -4 होगा। -4 हम लेंगे नहीं, -4 लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 2ac हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं लेना है। अगर -4 आ भी रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि यहां पे -4 था और ये भी -4 है तो इसको ले लेंगे, नहीं, याद रखिएगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 2ac। क्लियर है? कह रहा है यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में आती हैं। x + 4 और 3x + 1 के बीच माध्य अनुपातिक क्या होगा? देखो ऐसे सवाल आजकल बड़े ट्रेंड में हैं। आप अगर अभी के एग्जाम उठाओगे जो हुए थे 29, 28, 27, 26, 25 को,
तो इसमें भी आपको एक ना एक शिफ्ट में ऐसा सवाल देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये भी सवाल बड़े टेंटिंग में करने का सबसे सरल तरीका क्या है, जैसे ये 23 39 32, 23 39 32 और 56 है। इन संख्याओं में से प्रत्येक में कुछ घटाया जाना चाहिए, तो ये समानुपात में होंगे, क्या नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, पहले दो दो संख्याओं के दो पेयर बना लीजिए आप ऐसे, जैसे 23 और 39 का आप अंतर ले लेंगे तो ये अंतर आपके पास 16 के रूप में दिखाई देगा। फिर जब आप इसका अंतर लेंगे तो ये अंतर आपको कितना दिखाई देगा, ये अंतर आपको दिखाई देगा 24 का। इन दोनों का आपको अनुपात लेना है, जैसे 8 दूनी 16 हो गया, 8 तिहाई 24 हो गया, ये कट के रेशियो हमें मिला 2 और 3। अब ये जो रेशियो आया है 2 और 3, बहुत ख्याल से सुनिएगा, 2 और 3, इसमें जो दूसरा वाला रेशियो है इसका पहले में गुणा कर लीजिए ऐसे, और जो पहला वाला रेशियो है उसका यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 23 गुणे 3 कितना होगा, 69 69, और 32 गुणी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। भाई 23 का गुणा 3 में करें तो 69 हो गया, 32 का गुणा 2 में किए तो 64 हो गया। इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। किसी भी सवाल में लगाइए, चाहे वो जोड़ने वाला हो चाहे घटाने वाला हो, 5 हो गया। अब बोले सर क्या है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब आधे से ज्यादा काम समाप्त हो गया, कोई टेंशन नहीं। ये जो नीचे रेशियो आए थे, इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है ना वो 1 है, तो जो यहां पर आपका अंतर आया था उसी अंतर को इनके अंतर से घटा भाग दे दीजिए, तो आपके पास आया 5। इसका मतलब जो वैल्यू घटाई जा रही है ना x वाली, वो अपने पास 5 होगी। x का वैल्यू क्या हो गया, 5। अब अगर x की वैल्यू 5 रख देंगे तो यहां पर ये क्या वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 और 4 9, और ये 5 रखेंगे तो 5 नहीं 15 और 1 16 बन जाएगा। यानी आपके पास दो संख्याएं आ गई, एक 9 आ गई और एक 16 आ गई। इन दोनों का आपको मिड रेशियो लेना है। तरीका क्या होता है भाई मिड रेशियो लेने का, कि दो नंबर हैं, अगर उसका मध्य अनुपाती लेना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ऑफ ले लेते हैं। सेम काम यहां पे करना है कि 9 एंड 16, तो 9 इंटू 16, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 4 गुणे 3 करने पर 12 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट। दिस इज द मोस्ट यूनिक एंड इफेक्टिव टेक्निक टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। एक कह रहा है कि एक पॉलीगन है, एक बहुभुज है, जिसमें अंतः कोणों का जो योगफल दिया हुआ है बहिष्ठ कोणों के योगफल का 3 गुना है, और भुजाओं की संख्या क्या होगी। किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज में हमेशा याद रखना उसके बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब अंतः कोणों का योगफल अगर इसका 3 गुना दिया है तो 3 गुना इसका करेंगे तो 1080 होगा। अब अंतः कोणों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है, याद है। इसको इसके बराबर कर दिया, 180 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, तो n-2 इज इक्वल टू अगर 8 आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे n बराबर तो 10 हो जाएगा। तो सर जी ये तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने कहा भाई दिख तो नहीं रहा है। 36 दूनी 72, 72 गुणे 72 प्लस 36 108 हो जाएगा, 1080। जीरो से जीरो काटेंगे, 18 95, 6 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो 6 प्लस 2 10 नहीं होगा, 6 प्लस 2 8 होगा, यानी उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका जवाब होगा सर 8 होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 जो होता है ये सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना, और कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं। अगला क्वेश्चन ये है, एक बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 4 और 1। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। किसी भी बहुभुज के एक आंतरिक और एक बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होता है, 180, और ये कितना है, 4 और 1 के रेशियो में है। तो भाई 4 और 1 के रेशियो में है, यानी इसका टोटल कितना बना, 5 बना। 5 का मान अगर 180 होगा तो 1 की जो वैल्यू होगी वो 36 होगी। तो 36 होने का मतलब ये 36 हो जाएगा, 36 गुणे 4 144 हो जाएगा, यानी उस बहुभुज का आंतरिक कोण 144 होगा और बाह्य कोण 36 होगा। और अगर बाह्य कोण पता है तो बाह्य कोण पता होने पर अगर उससे हम 360 में भाग देते हैं तो हमारे पास उसमें भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाती है। तो 360/36 का मतलब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, 24,600 को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजित होता है ब्याज और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने में बच्चा बड़ा टाइम लेता है भाई एग्जाम में। बोले अरे सर ये सब क्या हो गया, ये जो बड़ा कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊं। देखो आप तरीके को समझो, बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह याद रखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दी है, तो इसका फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्त 1/20 होती है। यानी जो चीज का मूलधन 20 होगा, अगर उसको इंटरेस्ट के साथ हम अदा करेंगे
तो 21 पे जाएगी, यानी इंस्टॉलमेंट जो होगी हमारी, कोई भी इंस्टॉलमेंट जो दी जाएगी वो 21 के रेशियो में होगी। कोई भी इंस्टॉलमेंट होगी, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, वो 21 से कटने वाली संख्या होगी ही होगी। अब अगर कोई संख्या मेरे प्यारे भाई, और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ एक ये सवाल इसी उसमें लगेगा, इसी मतलब ये ट्रिक इसी उसमें लग गई, ऐसा कोई भी सवाल आप उठा के देखना लगेगा, ठीक। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ऑप्शन सेम हो जाएगा तो क्या करना है, ये भी बताऊंगा। अब देखो, अगर ये 21 से कट रही तो इसका मतलब 7 और 3 से डिवाइड होगी होगी, और कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलो देख लेते हैं भाई, 4 3 7 2 9 और 1 से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 3 6 2 8 1 9 ये हो रहा है, 3 3 6 2 8 1 9 ये भी हो रहा है, 3 3 6 2 8 ये नहीं हो रहा है। मतलब अब आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। तो भाई हमको अब 7 का मल्टीपल चेक करना है इसमें, बी और सी में 7 का मल्टीपल, बी सी में देख लेते हैं। जैसे 7 एकम 7, 6 बचेगा 62, 7 अट्ठे 56, 6 बचेगा। ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका 7 से कट रहा है, ये ऑप्शन 7 से कट नहीं रहा है, तो खत्म हो गया सवाल कि जो इंस्टॉलमेंट की राशि होगी वो कितनी होगी, 13,230 होगी। अब कभी ये होता है कि बाई चांस ये मान के चलते हैं कि कोई दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे आ गए जो कि 7 और 3 दोनों से कट रहे हैं, तब क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है, वैसा ऐसा रेयरेस्ट केस में होता है, लेकिन अगर होता है तो भी आप देख लीजिए कि बाई चांस की कोई बात रखनी नहीं है, उसको भी निपटा लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में रेशियो क्या बना था, 20 से 21 का। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। तो सेकेंड ईयर में क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करके 400 से 441। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि सेकेंड ईयर में स्क्वायर क्यों किया, ये तो आपको पता होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पेपर का समय। अच्छा, ये कहा गया है कि प्रत्येक किस्त जो है ना वो दो बराबर किस्तों में देना है, तो किस्त को तो बराबर करना पड़ेगा भाई। ये 21 है तो 21 का गुणा करना पड़ेगा, तभी 441 बनेगी। तो यहां पे भी 21 का मल्टीप्लाई होगा, मजबूरी है ना। ये बन गया आपके पास कितना, 21 दूनी 42, 420, और ये कितना है, 400 है। तो 420 और 400 को जोड़ेंगे तो 820 हो गया। यानी हमारा जो मूलधन है वो 820 के रेशियो में दिख रहा है, सवाल के हिसाब से दिख रहा है 24,600 का। 882 से 246 3 बार में कटेगा, यानी कि ये 300 बार में कट जाएगा। तो अगर हम देखें 30 बार में कट जाएगा, सॉरी 30 बार में, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब आपको निकालनी इंस्टॉलमेंट, तो 441 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 441 गुणे 30 जब करेंगे तो 0, 3 एकम 3, 3 चौको 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13, 13,230 आ जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। ये मिश्रित भिन्न का सवाल है, लंगड़ी भिन्न जिसे कहते हैं। करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है वो देखिए। सबसे लास्ट वाली भिन्न जो है 1 और 3 को ऐसे लिख दिया। अब ये जो लैडर होती है ना, ये वाली जो लैडर है, ये वाली जो सीढ़ी है, आपको उसको पकड़ना है। पहली सीढ़ी +2 की है, दूसरी -2 की है, तीसरी +1 की है, चौथी -1 की है। तो पहली सीढ़ी हो गई +2 की, तो ये +2, दूसरी हो गई -2 की तो -2, तीसरी हो गई +1 की तो +1, और चौथी हो गई -1 की तो -1। इसका गुणा करना है, प्लस ये बताता है आगे वाली संख्या को जोड़ के लिखना। तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। फिर इसका गुणा करिए, 7 दूनी 14, माइनस क्या बताता है, पहले वाले नंबर को घटा के लिखिए। तो 7 दूनी 14 -3 तो 11 हो गया। 11 एकम 11 + 7 18 हो गया। 18 एकम 18 में से 11 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, तो 7 यहां पे लिख दिया गया। अब जब ये लिख दिया गया तो जो सबसे आखिरी में आपकी वैल्यू आई है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, और जो उससे पहले वाली वैल्यू उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो 7/18 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोले ठीक है? आप बोलोगे यस सर ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगी मेरे ख्याल से। और अगर कभी मान लीजिए ऐसे की जगह ये आपके पास सवाल कुछ ऐसे होता है, इसके ऊपर 1 लिखा होता, ऐसे होता, तो ये जो 7/18 आया ना, तब आप इसे रिवर्स करके उल्टा लिख देते 18/7, अगर ऐसा होता तो। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो मामला जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? तो इसको मैं, ये वाली जो मैंने आपको बताया, इसको मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ले लेते हैं रुझान, और वहां पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। x की वैल्यू 110 है, y की 111 है, z की वैल्यू 112 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू बतानी। भाई ये एक इतना वायरल मतलब फॉर्मूला रहता है क्यूब वाले पर, 3 वेरिएबल पर, कि मैं आपको क्या बताऊं। अब बात ध्यान से समझना। देखिए, जब आपके पास x y z की वैल्यू बड़ी बड़ी हो और अलग अलग हो,
बहुत ज्यादा फर्क ना हो, जैसे एक या दो का फर्क हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है ना मेरे प्यारे दोस्त, उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है 1/2, लिख लीजिए सभी लोग, 1/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी या x माइनस वाई, मान लीजिए x है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा? y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा? z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको करना है आपको सॉल्व, और साथ में क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी भी होता है। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी भी होता है, इसको भी ध्यान रखना। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं, यहां पर जैसे इसमें बात कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर 110 है, 111 है, 112 है, तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 333। 333 ही आएगा ना, 12 11 22 10 32 33 आएगा। तो ये हो गया 333/2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगी आपको। 333/2। एक्स माइनस वाई, एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक होगा। y माइनस जेड, एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक होगा। z माइनस एक्स जब करेंगे तो दो बचेगा, उसका स्क्वायर 4 होगा। अब देखो जरा, 4 और 2 6 हो गया, 6/2 का मतलब 3 हो गया ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 333 गुणे 3 आपका आंसर, और 333 गुणे 3 समझना बताना ये बहुत सरल सी बात है कि सर जी 999 है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मतलब इसमें सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बार भी मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिएगा, अगले सवाल पर रुझान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है इस सवाल को आपको देखना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आप सब लोगों से कि ये जो क्वेश्चन है, हालांकि है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, लेकिन क्या तरीका आप इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसको मतलब आप अगर एक तरीके से आपने अगर कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो इसको बहुत ज्यादा 5 से 10 सेकंड के अंतराल पे ही किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा समय नहीं लगता, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कैसे होगा। तो ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा ये कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और चूंकि जैसे हालांकि इसमें एक बात और लिखी थी कि 20 मिनट 20 ट्रिक 20 क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको 20 क्वेश्चन नहीं मिल पाए क्योंकि दो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समय लगा था, वो आपको समझाना था, मेरा उद्देश्य ये था। करना होता तो बहुत कम में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ही हो जाए, थोड़ा सा अगर अप एंड डाउन होता है। और इसमें आपको 20 ट्रिक अलग अलग देखने को भी मिलेंगी, आप विश्वास रखिएगा। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले इनको जरूर देख लेना मेरे प्यारे दोस्त। अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की बात हो जिसमें मैथ पूछी जाती हो, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप इसको चीजों को देखिए, समझिए, पढ़िए। स्ट्रेटेजी और कट ऑफ के लिए आप किसी और को भी देख सकते हो, मैं उसमें नहीं कहूंगा, जब जरूरत होगी तो मैं दोबारा से उसको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बजे और शाम 5 बजे। कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे हो, नहीं तो एक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।